हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जिसके राइटर है विलियम सरोयन। सो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो ये स्टोरी है दो पुअर आर्मेनियन बॉयज़ के बारे में जो एक ऐसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिनका हॉलमार्क हमेशा ट्रस्ट और ऑनेस्टी को माना जाता था। मतलब एक ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं जो हमेशा ट्रस्टवर्दी और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट मानी जाती थी। सो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का स्टार्ट करते हैं। एक दिन, ये उन पुराने दिनों की बात है, बहुत पुराने और अच्छे दिनों की बात है, जब मैं 9 साल का हुआ करता था। हर तरह की मैग्निफिसेंस मतलब होता है आकर्षण से भरा हुआ था, और लाइफ अभी भी बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल और मिस्टीरियस ड्रीम के रूप में थी। डिलाइटफुल यानी लाइफ बहुत ज़्यादा खुश थी। सारी चीज़ें मुझे एकदम मिस्टीरियस ड्रीम की तरह लगा करती थी, सपने की तरह लगा करती थी, क्योंकि मैं 9 ईयर्स का ही तो था। तो मतलब पूरी जो लाइफ है वो मुझे एक सपने की तरह लगा करती थी। मेरा कज़न मुराद, जिसे हर कोई जो भी कोई उससे जानता था मेरे अलावा, वो हर कोई उसे क्रेज़ी समझता था, पागल या सनकी समझता था। वो एक दिन मेरे घर पे आता है सुबह 4 बजे, मॉर्निंग में 4 बजे मेरे घर पे आता है और मुझे जगाता है मेरे रूम की विंडो पे टैप करते हुए और बोलता है आरम। मैं अचानक अपने बेड से जंप करके खड़ा होता हूँ और विंडो से बाहर देखता हूँ, और बाहर जो कुछ भी मैंने देखा उस पर मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। अभी मॉर्निंग हुई भी नहीं थी, मतलब अभी सुबह निकली भी नहीं थी। ये समर का दिन था और जो डे ब्रेक था ये अभी थोड़े मिनट्स आगे था, मतलब अभी दिन होने में कुछ टाइम बचा हुआ था। लेकिन बाहर इतनी तो लाइट हो गई थी जिससे मुझे ये पता चल सके कि यार मैं ड्रीम तो नहीं कर रहा था, मैं सपना तो नहीं देख रहा था। अब ऐसा क्या देखा मैंने बाहर? मैंने देखा मेरा जो कज़न मुराद था वो एक बहुत ही खूबसूरत वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था। मैंने विंडो से अपना सिर बाहर निकाला और अपनी आंखों को मसलने लग गया, ये देखने के लिए कि भाई वास्तव में मैं ड्रीम तो नहीं देख रहा। हाँ, वो आर्मेनियन में बोलता है, अरे ये एक हॉर्स है भाई, एक घोड़ा है, तुम सपना नहीं देख रहे हो, तुम ड्रीम नहीं कर रहे हो। चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, अगर तुम राइड करना चाहते हो तो। अगर तुम राइड करना चाहते हो तो फटाक से घर से निकल के बाहर आ जाओ। मैं जानता था मेरा जो कज़न मुराद है वो ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करता है। हर उस इंसान के एकदम ऑपोजिट वो है जो भी इंसान इस दुनिया में गलती से आ गया है, मतलब वो ज़िंदगी को एकदम अच्छी तरीके से एंजॉय करते हुए जीता है। लेकिन आज जो कुछ मैं देख रहा हूँ यार, ये तो जिस पे मैं बिलीव कर सकता था उससे भी ज़्यादा कुछ मैं देख रहा हूँ। मतलब उसके पास होश आ गया। क्योंकि मुझे बिलीव क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि पहली बात तो ये थी, मेरी सबसे पहले वाली जो मेमोरीज थी, जो यादें थी, वो हमेशा हॉर्सेस के बारे में हुआ करती थी। मतलब हॉर्सेस के बारे में ही मैं सोचा करता था। और मेरी जो फर्स्ट लॉन्चिंग थी, मतलब सबसे ज़्यादा मेरी जो इच्छा थी वो थी राइड करने की, हॉर्स को राइड करने की बहुत ज़्यादा इच्छा मेरे मन में थी। और ये तो वास्तव में बहुत ही वंडरफुल पार्ट था कि यार मेरे सामने एक हॉर्स भी खड़ा हुआ है। दूसरी बात ये थी कि हम लोग पुअर थे, हम लोग बहुत ही ज़्यादा पुअर थे, और ये पुअर होने वाला जो पार्ट था ये वास्तव में मुझे अलाउ नहीं कर रहा था, परमिशन नहीं दे रहा था कि जो कुछ मैं सामने देख रहा हूँ उस पर मैं यकीन कर सकूँ। मतलब हम लोग इतने ज़्यादा गरीब थे कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यार मेरे सामने ही घोड़ा खड़ा हुआ है, मेरे सामने एक हॉर्स खड़ा हुआ है। हम लोग पुअर थे, हम लोग के पास मनी नहीं था। हमारी पूरी की पूरी जो ट्राइब थी, पूरी की पूरी जो जाति थी, वो पॉवर्टी स्ट्राइकन थी, यानी गरीबी से ग्रस्त थी। गैरोग्लैनियन फैमिली की पूरी जो ब्रांच थी वो पूरी दुनिया में बहुत ही अमेजिंग और कॉमिकल तरीके से पॉवर्टी में रहती थी, यानी बहुत ही ज़्यादा गरीब रहती थी। कोई ये भी नहीं समझ पाता था कि हम लोगों के पास इतना पैसा भी कहाँ से आता है कि हम लोग अपने पेट को भी खाने से बच सके, मतलब खाना भी कहाँ से खा सके, इतना पैसा भी हमारे पास कहाँ से आता है, ये बात भी हमें समझ भी नहीं आ पाती थी। यहाँ तक कि फैमिली के जो ओल्ड मैन होते थे वो भी इस बात को समझ ही नहीं पाते थे कि यार हमारे पास इतना पैसा भी कहाँ से आता है कि हम लोग खाना भी खा सके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हालांकि हम लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे, गरीब तो थे लेकिन पुअर होने के बावजूद भी हम लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। हम लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे लगभग 11 सेंचुरी से, यानी 1100 सालों से हम लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। यहाँ तक कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा वेल्दीस्ट फैमिली में से एक हुआ करते थे, मतलब जब हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, तो भी हम दुनिया के बारे में बिल्कुल इसी ऑनेस्टी के साथ ही सोचा करते थे। हम सबसे पहले तो अपने ऊपर प्राउड फील किया करते थे, उसके बाद में
ऑनेस्ट थे। मतलब इसी बात पे हम लोग अपने ऊपर प्राउड भी फील किया करते थे कि हमारी पूरी की पूरी ट्राइब बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट थी। और उसके बाद में हमने राइट और रॉन्ग में भी बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। हमारी फैमिली में से आज तक किसी ने भी पूरी दुनिया में कभी किसी का कोई एडवांटेज नहीं लिया था, मतलब कभी किसी का फ़ायदा भी नहीं उठाया था। चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। अब कॉन्सिक्वेंटली मतलब परिस्थितिवश मैं अपने सामने घोड़े को देख सकता था। इतना शानदार घोड़ा था, इतना आकर्षक, मैग्निफिसेंट मतलब आकर्षक घोड़ा था कि उसे मैं स्मेल भी कर सकता था। मतलब मैं घोड़े का बहुत ज़्यादा शौकीन था, तो मतलब घोड़े को मैं स्मेल भी कर सकता था। इतना शानदार वो घोड़ा था, इतना प्यारा था कि यहाँ तक कि उसकी सांस लेने की आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही थी। कितना एक्साइटिंग ये सब था। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि इस घोड़े का मेरे कज़न मुराद से कोई लेना देना है, या फिर मुझसे भी कोई लेना देना है, या फिर हमारी पूरी फैमिली के किसी भी मेंबर से भी कोई लेना देना हो सकता है। क्योंकि घोड़ा हम लोग ऑन ही नहीं कर सकते थे, इतने ज़्यादा हम लोग गरीब थे। और इस बात पे तो मैं यकीन ही नहीं कर सकता था, चाहे जागते हुए चाहे सोते हुए। क्योंकि मैं जानता था कि मेरा जो कज़न मुराद है वो इस घोड़े को ख़रीद तो सकता नहीं है, और अगर वो इस घोड़े को ख़रीद नहीं सकता तो ज़रूर उसने इस घोड़े को चुराया ही होगा। और मैंने इस बात को मानने से भी मना कर दिया कि उसने घोड़े को चुराया होगा। मतलब मुझे ये बात भी हजम नहीं हो रही थी कि उसने घोड़े को भी चुराया होगा, क्योंकि गैरोग्लैनियन फैमिली का कोई भी मेंबर कभी भी एक चोर तो नहीं हो सकता यार, कभी भी एक थीफ तो नहीं हो सकता। सो पहले तो मैं अपने कज़न मुराद की तरफ स्टेयर करता हूँ, घूरता हूँ, और उसके बाद मैं घोड़े की तरफ देखता हूँ। मुझे चारों तरफ एक पवित्रता और स्टिलनेस दिखाई दे रही थी। मतलब एकदम पवित्रता दिखाई दे रही थी जो एकदम ठहरी हुई थी। साथ ही साथ थोड़ा ह्यूमर भी दिखाई दे रहा था, मतलब थोड़ा मजाक भी दिखाई दे रहा था उन दोनों के अंदर, मेरे कज़न मुराद में भी और उस हॉर्स में भी। जिससे एक तरफ तो मैं खुश भी हो रहा था कि भाई मेरे सामने मेरा सपना खड़ा हुआ है, यानी घोड़े पे राइड करना मेरा सपना था वो खड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे डर भी लग रहा था कि यार शायद ये घोड़ा चोरी करके लेकर आया है। मैंने बोला, मुराद तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है? इस पे मुराद मुझे बोलता है कि अगर तुम्हें राइड करनी है तो फटाक से खिड़की से कूद के तुम बाहर आ जाओ। अगर तुम राइड करना चाहते हो तो तुम खिड़की से जल्दी से बाहर आ जाओ। और ये सच भी था, उसने घोड़े को चुराया था। इस बारे में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, कोई सवाल ही नहीं था। वो मुझे इनवाइट करने के लिए आया था कि मैं घोड़े पर राइड करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, जैसी मेरी इच्छा है, जैसा मैं चूज़ करता हूँ। खैर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार एक राइड के लिए घोड़े को चुराना वास्तव में किसी और चीज़ को चुराने के जैसा बिल्कुल नहीं है, जैसे कि पैसे चुराना। भाई हम लोग तो घोड़े को सिर्फ राइड करने के लिए चुरा रहे हैं, उसके बाद में हम लोग उसे वापस रख के आ जाएंगे। क्योंकि जितना कुछ मैं जानता था तो ये सारी बातें स्टीलिंग नहीं है, मतलब इसे हम चोरी नहीं बोल सकते। भाई अगर आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्रेजी हो, हॉर्सेस के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा क्रेजी हो, बिल्कुल मेरे कज़न मुराद की तरह और मेरी तरह, तो मुझे लगता है कि यार ये स्टीलिंग नहीं है, आप तो अपना शौक ही तो पूरा कर रहे हो। तो इसे हम तब तक स्टीलिंग नहीं बोल सकते जब तक कि हम उस हॉर्स को बेचने के लिए ऑफ़र नहीं करते। मतलब जब तक हम उसे बेच के उससे पैसा नहीं लेते, उसे स्टीलिंग नहीं बोल सकते यार, चोरी करना नहीं बोल सकते। जो कि ऑफकोर्स हम लोग कभी नहीं करेंगे। मुझे पता है कि हम लोग कभी भी उस घोड़े को तो बेचेंगे ही नहीं। मैंने बोला ठीक है, चलो मुझे थोड़े कपड़े तो पहनने दो। उसने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी करो। और मैं जल्दी से अपने कपड़े पहन लेता हूँ। उसके बाद मैं यार्ड में जंप करते हुए आता हूँ, विंडो से जंप करते हुए मैं यार्ड में आ जाता हूँ, आंगन में आ जाता हूँ, और घोड़े के ऊपर उछल के बैठ जाता हूँ अपने कज़न मुराद के पीछे। उस साल हम लोग टाउन के एज में रहते थे, मतलब उस टाउन के एकदम कॉर्नर में रहते थे, यानी मान सकते थे उस टाउन के एकदम एंड की तरफ हम लोग रहते थे, वॉलनट एवेन्यू के पास में। हमारे घर के पीछे की तरफ गांव था जहाँ पे अंगूर की बेल थी, गार्डन थे बहुत सारे, और इरिगेशन डिचेस थे। मतलब इरिगेशन मतलब सिंचाई करने वाले गड्ढे भी बने हुए थे, और गांव की रोड भी थी, कंट्री रोड्स भी थी। 3 मिनट से भी कम समय के अंदर अंदर हम लोग ऑलिव एवेन्यू पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे ये जो घोड़ा है ये भागना स्टार्ट कर देता है। अब जो एटमॉस्फेयर यहाँ पे जो बताया गया है, जो एयर थी वो एकदम न्यू थी और लवली टू ब्रीथ थी। मतलब उस खुली हवा में सांस लेना हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हॉर्स के रन करने की जो फील थी ये तो यार बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। मेरा जो कज़न मुराद है, जिसे हमारी फैमिली का सबसे क्रेजीएस्ट मेंबर माना जाता है, सबसे ज़्यादा सनकी इंसान माना जाता है, वो गाना स्टार्ट कर देता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है वो बहुत तेज़ तेज़ दहाड़े मारकर गाना स्टार्ट कर देता है, तेज़ तेज़ आवाज़ में गाने लग जाता है। हर किसी की फैमिली में एक क्रेजी स्ट्रीक होती है। क्रेजी स्ट्रीक का मतलब हर किसी की फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं यार, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा सनकी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होते हैं। ऐसे लोगों की एक लंबी लाइन होती है हर किसी की फैमिली के अंदर। मेरा कज़न मुराद जो था
उसे नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता था हमारी ट्राइब की उस क्रेजी स्ट्रीक का। मतलब हमारी ट्राइब की, हमारी जाति की वो जो क्रेजी स्ट्रीक थी, मतलब क्रेजी लोगों की वो जो लाइन थी, उसका एक डिसेंडेंट मेरे कज़िन मुराद को भी माना जाता था। उससे पहले हम लोग ये क्रेजी स्ट्रीक मानते थे अंकल खोसराव को। अंकल खोसराव जो कि एक बड़े भारी लंबे चौड़े इंसान थे, उनका एक पावरफुल हेड था, ब्लैक हेयर थे और बड़ी बड़ी उनके मूछें थी, और वो सैन जॉक्विन वैली में रहते थे। मेरे अंकल खोसराव दिखने में इतने ज़्यादा गुस्से में दिखते थे, मतलब उनका टेम्पर बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस था, जल्दी से उन्हें गुस्सा आ जाता था, बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल भी थे। कई बार तो इतने ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते थे कि अपनी तेज़ आवाज़ से वो किसी को भी बात करने से भी रोक देते थे। मतलब कोई लोग बात करते रहते तो इतनी तेज़ चिल्लाते थे कि लोग रुक ही जाते थे, और वो एक ही डायलॉग हमेशा बोला करते थे। ये जो डायलॉग है बच्चों, इसको आप लोग याद रखना, क्योंकि अंकल खोसराव बार बार इसी डायलॉग को बोलते हैं। और डायलॉग था, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। मतलब इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ यार, ध्यान मत दो इसकी तरफ, इग्नोर करो, सिंपली इग्नोर करो। तो बस यही बात होती थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उन्हें कि कोई किसी भी बारे में बात कर रहा है, वो तो बस हमेशा ये डायलॉग बोलते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। एक बार क्या होता है, उनका खुद का जो बेटा होता है जिसका नाम आरक होता है, वो 8 ब्लॉक्स भाग कर आया था बार्बर शॉप में, जहाँ पे उसके फादर अपनी मुस्टेच को ट्रिम करवा रहे थे, यानी अपनी मूछों को ट्रिम करवा रहे थे। और वो बेटा आकर उन्हें बताता है कि भाई घर को आग लग गई है, अपने घर को आग लग गई है। और ये जो मैन खोसराव होता है, ये अपनी चेयर में बैठे बैठे वहीं से चिल्लाता है, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, ध्यान मत दो। अब इस पर बार्बर बोलता है, अरे भाई ये लड़का बोल रहा है कि तुम्हारे खुद के घर को आग लगी है, इस पर कैसे ध्यान मत दो भाई, तुम्हारे खुद के घर को आग लगी है। अब खोसराव दोबारा दहाड़ते हुए बोलते हैं, ठीक है बोल देना मैंने, इट इज़ नो हार्म, ऐसे कोई नुकसान नहीं है, मैंने बोल दिया। मेरा कज़िन मुराद वो नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता था इसी मैन का, मतलब इसी मैन का वो माना जाता था, डिसेंडेंट माना जाता था। हालांकि उसके फादर, मुराद के जो फादर थे वो ज़ुराब थे। ये नाम याद रखना है यार, मुराद के फादर का नाम ज़ुराब था, जो कि प्रैक्टिकल थे, इन सब के अलावा और कुछ भी नहीं थे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी ट्राइब में थी, हमारी जाति में थी। देखो, एक जो मैन होता है वो अपने फादर का फ्लैश हो सकता है, मतलब उसमें फादर का खून आ सकता है, फादर का डीएनए आ सकता है, लेकिन इन सब का मतलब ये नहीं है यार कि एक जो मैन है उसमें उसके फादर की स्पिरिट भी आ जाए, यानी उसके फादर की आत्मा भी आ जाए, मतलब उसके फादर के गुण भी आए। भाई फादर का उसमें खून आएगा ऑब्वियसली, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि यार कि फादर की जैसी आदतें ही उस बच्चे में आए। हमारी ट्राइब में अलग अलग स्पिरिट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, मतलब हमारी ट्राइब में अलग अलग जो लोग थे, अलग अलग तरह के जो लोग थे, वो कहाँ से स्टार्ट होते थे, वो एकदम सनकी और एकदम घुमक्कड़पन से स्टार्ट होते थे। मतलब हमारी ट्राइब में बहुत सारे अजीब अजीब से लोग थे, जो कुछ उनमें से सनकी भी हुआ करते थे और कुछ उनमें से बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ भी हुआ करते थे। सो हम लोग उस घोड़े के ऊपर राइड कर रहे थे और मेरा कज़िन मुराद उस समय गाना गा रहा था। बाकी सब लोगों को यही पता था कि अभी भी हम उस ओल्ड कंट्री में हैं, उस हमारे उसी गांव में हैं, जहाँ पे वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड, जहाँ पे हमारे कुछ नेबर्स के अकॉर्डिंग हम लोग बिलोंग किया करते थे। मतलब बाकी सब लोगों को तो ये पता था कि हम लोग उसी कंट्री में हैं जैसा हमारे नेबर्स माना करते थे कि हम लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं। सो हमने उस हॉर्स को तब तक रन करने दिया जब तक उस हॉर्स को लग रहा था कि मुझे रन करना है। एट लास्ट मेरा कज़िन मुराद बोलता है, चलो अब नीचे उतर जाओ, मुझे अकेले राइड करनी है। फिर मैंने पूछा, क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? मेरा कज़िन बोलता है, भाई ये तो घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है, चलो अब फटाक से नीचे उतर जाओ। मैंने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, ये घोड़ा मुझे राइड करने देगा, हॉर्स मुझे बिल्कुल राइड करने देगा। वो बोलता है, ठीक है अभी हम देखेंगे, लेकिन तुम इस बात को मत भूलना कि मुझे घोड़े से बहुत अच्छे तरह से डील करना आता है। आई हैव ए वे विद द हॉर्स, मतलब मुझे घोड़े से बहुत अच्छे से डील करना आता है। मैंने कहा ठीक है, मान लिया तुम्हें घोड़े से बहुत अच्छे से डील करना आता है, लेकिन मुझे भी घोड़े से बहुत अच्छे से डील करना आता है, तुम भी इस बात को मत भूलो। फिर वो बोलता है, खैर तुम्हारे सेफ्टी के लिए मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हम लोग ऐसे ही होप कर सकते हैं कि मुझे घोड़े से बहुत अच्छा डील करना आता है, चलो चलो अब तुम जल्दी से नीचे उतर जाओ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन याद रखो एक बार तुम नीचे उतर जाओगे उसके बाद तुम्हें मुझे भी अकेले राइड करने देना है, मतलब मुझे भी अकेले राइड करना है उसके बाद में। सो मैं नीचे उतर जाता हूँ और मेरा कज़िन मुराद अपनी हील से किक करता है घोड़े में और शाउट करता है, वज़ीरे रन करो, वज़ीरे भागो। और जो हॉर्स होता है वो अपने पीछे वाले लेग्स पे, या हिंड लेग्स मतलब पीछे वाले लेग्स पे खड़ा हो जाता है, स्नॉट करता है, यानी घोड़े की जैसी तेज आवाज़ निकालता है,
एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीएस्ट। और बहुत तेज़ स्पीड में भागता है, और ये जो स्पीड होती है ये बहुत ही शानदार स्पीड होती है। मतलब इस तरीके से देखो, घोड़ा यहाँ पे बता रखा है ना, इस तरीके से ये अपने पीछे वाले पाँव पे खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर घोड़े की आवाज़ निकालता है, और उसके बाद में बहुत शानदार स्पीड से वो भागने लग जाता है। इतनी तेज़ स्पीड थी जो मैंने आज तक शायद कभी देखी नहीं थी। मेरे कज़न मुराद ने उस हॉर्स को रेस करवाया, मतलब उसे दौड़ाया ड्राई ग्रास के फील्ड में, यानी सूखे घास के खेत में, एक इरिगेशन डिच में, और उस डिच को, मतलब उस गड्ढे को वो क्रॉस भी कर देता है उस घोड़े पे बैठा बैठा ही। 5 मिनट बाद में वो वापस आ जाता है। थोड़ा गीला हो रहा था, मतलब उसमें से पानी टपक रहा था। अब तो सूरज भी ऊपर आ चुका था। मैंने बोला ठीक है, अब ये मेरा टर्न है राइड करने का। मेरा कज़न मुराद घोड़े से नीचे उतर जाता है और वो बोलता है ठीक है राइड करो। और मैं जाता हूँ घोड़े की पीठ पे, मैं बैठ जाता हूँ। एक मोमेंट के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लग गया। हॉर्स अभी भी अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा था। मेरे कज़न मुराद ने बोला कि भाई घोड़े की जो मसल्स है उसमें किक करो, घोड़े की मसल्स में किक करो, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? हमें इसे वापस भी रखना है, हमें घोड़े को वापस भी हाइड करना है, इससे पहले कि टाउन में, इससे पहले कि दुनिया में हर कोई उठ जाएगा। मतलब लोगों के उठने से पहले हमें इस घोड़े को वापस भी रखना है। किसका इंतज़ार करो, जल्दी से घोड़े की मसल्स में किक करो। सो मैंने क्या किया, घोड़े की मसल्स में मैंने किक किया। एक बार वापस घोड़ा अपने पीछे वाली पाँव पे खड़ा होता है, स्नॉट करता है, मतलब घोड़े के जैसे तेज़ आवाज़ निकालता है, और उसके बाद में वो भागना स्टार्ट कर देता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था यार कि क्या करना है। फील्ड में और इरिगेशन डिच में, यानी खेतों में और सिंचाई करने वाले जो गड्ढे थे उनमें भागने के बजाय जो हॉर्स है वो रोड से नीचे की तरफ भागने लग जाता है। डिक्रेन हैलाबियन की जो वाइनयार्ड होती है, जो अंगूर की बेल होती है, उसके अंदर भागने लग जाता है, और कुछ वाइन से, यानी कुछ अंगूर की बेलों के ऊपर से वो लीप करता है, छलांग लगाता है। जो हॉर्स होता है ये 7 वाइन से लीप करता है, मतलब 7 अंगूर की बेलों के ऊपर से छलांग लगाता है, और उसके बाद फिर मैं गिर जाता हूँ। लेकिन फिर भी घोड़े ने भागना बंद नहीं किया, ये कंटिन्यू रन ही करता रहा था। मेरा कज़न मुराद आ जाता है भागते हुए, रोड से मेरे पास भागते हुए वो आ जाता है, और वो बोलता है कि यार मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वो चिल्लाते हुए बोलता है हमें उस घोड़े को लेकर आना है, चलो तुम इस रास्ते जाओ और मैं उस रास्ते जाता हूँ। अगर तुम्हें घोड़ा मिल जाता है तो उसके साथ काइंडली पेश आना, और मैं आसपास ही होऊंगा, मुझे आवाज़ लगा के बुला लेना। फिर मैं जाता हूँ रोड से नीचे की तरफ मैं जाता हूँ, और मेरा जो कज़न मुराद है वो फील्ड में जाता है इरिगेशन डिच की तरफ। उसे लगभग हाफ एन आवर लगा था उस होस को ढूंढने में, और वो उस होस को ढूंढ के वापस लेकर आ जाता है हाफ एन आवर में। फिर वो बोलता है ठीक है चलो अब जंप करो और घोड़े पे चढ़ जाओ, अब सब लोग वैसे भी जाग चुके होंगे। मैंने बोला अब हम लोग क्या करेंगे? उसने बोला खैर अब हम या तो इसे वापस करके आ जाते हैं, मतलब जहाँ से लेकर आए थे वापस करके आ जाते हैं, या फिर इसे कल सुबह तक हम लोग छुपा देते हैं। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहा था, मतलब बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिख रहा था। और मैं ये बात भी जानता था कि वो इसे वापस तो नहीं करेगा, बल्कि वो इसे हाइड ही करेगा, इसे छुपाएगा ही। एक पल के लिए भी वो इसे वापस तो नहीं करेगा, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था। फिर भी मैंने उससे पूछा अच्छा इसे हम लोग कहाँ हाइड करेंगे, कहाँ छुपाएंगे हम इसे? वो बोला कि मैं एक जगह जानता हूँ, मैं एक प्लेस जानता हूँ इसको छुपाने के लिए। फिर मैंने पूछा अच्छा वैसे तुम्हें कितना टाइम हो गया इस घोड़े को चुराए हुए? अब अचानक से मेरे माइंड में, मतलब ये ख्याल आता है, मेरे माइंड में ये आइडिया आता है, विचार आता है कि यार काफ़ी दिनों से वो इस हॉर्स के ऊपर अर्ली मॉर्निंग राइड ले रहा है, काफ़ी समय से अर्ली मॉर्निंग राइड ले रहा है, मतलब इस घोड़े के ऊपर वो सवारी कर रहा है। और वो आज मॉर्निंग मेरे पास आया था क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि मुझे भी राइड करने की कितनी ज़्यादा इच्छा है, कि मैं भी राइड करने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर वो मुझसे पूछता है तुमसे घोड़े को चुराने की बात किसने कही, तुमसे किसने बोली घोड़े को चुराने की बात? मैंने बोला खैर कुछ भी हो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम कितने लंबे समय से अर्ली मॉर्निंग राइड कर रहे हो, कितने लंबे समय से तुम अर्ली मॉर्निंग राइड कर रहे हो? वो बोला कि नहीं बस आज ही सुबह से हम लोग राइड कर रहे हैं। मैंने पूछा क्या तुम सच बोल रहे हो? वो बोला नहीं बिल्कुल भी सच नहीं बोल रहा, लेकिन अगर हम दोनों पकड़ लिए जाते हैं तो तुम्हें बिल्कुल यही बोलना है कि हम लोग आज सुबह से ही राइड कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे साबित हो जाए, तुम कोई और जवाब दो मैं कोई और जवाब दूँ। बस तुम ये बात ध्यान रखो कि तुम इतना जानते हो कि हम आज सुबह से इस घोड़े पे राइड करना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आज सुबह से ही राइड करना स्टार्ट किया है इस हॉर्स के ऊपर। मैंने कहा ठीक है। वो घोड़े को बड़ी शांति से लेकर जाता है एक सुनसान, डिजर्टेड मतलब सुनसान, एक सुनसान अंगूर के बेल के खेतों के अंदर लेकर जाता है। बाड़ मतलब होता है बाड़े के अंदर लेकर जाता है। वो बाड़ा, वो खेत जो किसी समय में प्राइड हुआ करता था, गर्व हुआ करता था एक फार्मर का, उस फार्मर का नेम था फेटवाजियान। इस
फील्ड के अंदर, इस बांड के अंदर कुछ ओट्स थे और ड्राई और सूखे अल्फा अल्फा थे जिसे घोड़ा आराम से खा सकता था। घोड़े को वहाँ पे हाइड करके उसके बाद हम दोनों घर पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो बोलता है, वैसे ये कोई इजी काम तो नहीं था कि भाई घोड़े के साथ में अच्छी तरह से बिहेव करना, मतलब घोड़े को अच्छे से बिहेव करवाना कोई इजी काम तो नहीं होता। सबसे पहले जो घोड़ा होता है ये एकदम वाइल्डली रन करना चाहता है, मतलब एकदम जंगलियों की तरह भागना चाहता है। लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया ही कि भाई घोड़े से मुझे बहुत अच्छे से डील करना आता है, सो मैं घोड़े से वो सब कुछ करवा सकता हूँ जो मैं उससे करवाना चाहता हूँ। घोड़े मेरी बात समझते भी है, हॉर्स मुझे समझते भी है। मैंने पूछा, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? वो बोला, अरे अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि भाई हॉर्स के साथ में मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मैं उनसे बहुत अच्छे से डील कर लेता हूँ। मैंने कहा हाँ, लेकिन किस तरह की अंडरस्टैंडिंग, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो बोला, बस एकदम सिंपल और ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, अब ज़्यादा तो मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। मैंने बोला खैर ठीक है, मैं चाहता हूँ काश कि मैं भी उस अंडरस्टैंडिंग तक पहुँच सकूँ जो एक होस्ट के साथ हम कर सकते हैं। मतलब काश होस्ट के साथ में मेरी खुद की भी अंडरस्टैंडिंग कभी डेवलप हो सके, अंडरस्टैंडिंग कभी बन सके। वो बोलता है, अरे लेकिन तुम तो अभी बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे हो, जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें पता चल चुकी है दोनों बच्चों की एज। जो मुराद है वो 13 ईयर्स का है और जो आरम है वो 9 ईयर्स का है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। सो उसके बाद मैं अपने घर गया और मैंने एक हार्डी ब्रेकफास्ट खाया, मतलब एक बहुत जिंदा दिल मैंने ब्रेकफास्ट खाया। उस आफ्टरनून मेरे अंकल खोसराव हमारे घर पे आते हैं कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए। वो पार्लर में बैठे हुए थे, पार्लर मतलब बैठक को बोलते हैं। वो पार्लर में बैठे हुए थे, कॉफ़ी की सिप ले रहे थे और सिगरेट को स्मोक कर रहे थे और अपने पुरानी कंट्री को याद कर रहे थे, पुराने गांव को अपने याद कर रहे थे, उसकी बातें कर रहे थे। उसी समय एक दूसरा विजिटर भी आता है हमसे मिलने के लिए। ये एक फार्मर होता है जिसका नाम होता है जॉन बायरो। देखिए फार्मर का नेम यहाँ पे याद रखना, ये हमारे काम का है। जॉन बायरो होता है जो एक असायरियन था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये अकेला रहता था तो इसने किसी तरीके से आर्मेनियन बोलना सीख लिया था। मेरी मदर उस लॉनली विजिटर के लिए, अकेले विजिटर के लिए कॉफ़ी और टोबैको लेकर आती है और वो एक सिगरेट को रोल करते हैं और कॉफ़ी को सिप करते हैं और टोबैको को स्मोक करते हैं और फिर लास्ट में वो थोड़े सैड दिखते हुए बोलते हैं, मेरा वाइट हॉर्स जिसे लास्ट मंथ चुरा लिया गया था वो अभी भी गायब है और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा कि भाई कौन उसे चुरा के ले गया, वो कहाँ पे गया है। अब मेरे अंकल खोसराव, जैसा कि पता ही है इनका एक तकिया कलाम था, हर बात में एक ही डायलॉग बोलते थे। मेरे जो अंकल खोसराव है ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं और इसी इरिटेशन के साथ ये चिल्लाते हुए बोलते हैं, इट्स नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। खैर घोड़े का लॉस होना भी कोई लॉस होता है क्या? हम लोगों ने अपने खुद के होमलैंड को नहीं खोया, मतलब क्या हम लोग अपने खुद की होमलैंड से यहाँ पे दूर आके नहीं रहे? तो घोड़े के ऊपर ये रोना किस तरह का रोना है? घोड़े पे भी कोई रोने वाली बात होती है? वो बोलता है, जो विजिटर था जॉन बायरो, वो बोलता है कि यार तुम जैसे सिटी ड्वेलर के लिए ये एक नॉर्मल बात हो सकती है, सिटी ड्वेलर मतलब शहर में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी बात हो सकती है। जॉन बायरो बोलता है, लेकिन मेरी सरी का क्या होगा? सरी मतलब होता है जो घोड़ा गाड़ी होती है उसे सरी हम लोग बोलते हैं। सो बोलता है मेरी सरी का क्या होगा? वैसे भी बिना होश के एक सरी किस काम की है? अब मेरे अंकल खोसराव दोबारा दहाड़ते हुए बोलते हैं, पे नो अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान मत दो। जॉन बायरो बोलता है, तुम्हें पता है अगर मेरे पास घोड़ा होता तो मुझे यहाँ पैदल नहीं आना पड़ता, लेकिन अभी यहाँ पे आने के लिए 10 माइल्स में पैदल चल के आया हूँ। अंकल खोसराव फिर चिल्लाते हुए बोलते हैं, अरे तो क्या हो गया, पाँव तो है ना तुम्हारे पास, पाँव टूट तो नहीं गए? फिर वो फार्मर बोलता है, लेकिन मेरा जो लेफ़्ट लेग है वो पेन करता है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब अगेन अंकल खोसराव फिर दोबारा बोलते हैं, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। मतलब समझ सकते हैं कि ये अंकल खोसराव कितने ज़्यादा इरिटेटिंग थे, हर बात पे किसी को भी ये गुस्सा दिला सकते थे। फिर वो बोलता है, फार्मर बोलता है, उस घोड़े को ख़रीदने में मुझे $60 स्पेंड करने पड़े थे, $60 का वो घोड़ा पड़ा था मेरे। अंकल खोसराव बोलते हैं, ऐसे पैसे पे तो मैं थूकता हूँ। अब इस पर वो गुस्सा हो जाता है जॉन बायरो, वो खड़ा होता है और घर से बाहर निकलता है और दरवाजे को धड़ाम से बंद कर देता है। मेरी मदर एक्सप्लेन करती है, जॉन बायरो के पास में जाकर एक्सप्लेन करती है कि देखो जो अंकल खोसराव है इनका दिल तो बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि यार ये घर पे रह रह के परेशान हो चुके हैं और वैसे भी दिखने में ये काफ़ी हट्टे कट्टे दिखते हैं बाहर से, लेकिन अंदर से दिल इनका बहुत साफ़ है। मतलब मदर जाके एक्सप्लेन करती है, मदर जाके समझाती है जॉन बायरो को। फार्मर उसके बाद वहाँ से चला जाता है और उसके बाद मैं जाता हूँ अपने कज़न मुराद के घर पे भाग कर जाता हूँ। मेरा कज़न मुराद जो है वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था और
एक यंग रॉबिन था। रॉबिन एक बर्ड होता है, उसका एक विंग हर्ट हो गया था। विंग मतलब उसका एक पंख हर्ट हो गया था, तो उसको वो रिपेयर कर रहा था। इसकी वजह से वो रॉबिन फ्लाई नहीं कर पा रहा था, तो उसको वो रिपेयर कर रहा था और वो बर्ड से बात भी कर रहा था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मुराद है ये दिल का अच्छा आदमी था। उसने बोला, हाँ भाई क्या बात है। मैंने बोला, अरे वो फार्मर जॉन बायरो आज हमारे घर पे आया था और उसे अपना हॉर्स चाहिए। तुम्हें उसे चुराए हुए 1 महीना हो गया। भाई मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं राइड करना सीख ना लूँ तब तक तुम इसे वापस नहीं दोगे। अब देखिए यार, ये तो एक ह्यूमरस बात हो गई। हम लोगों को तो लगा था कि भाई आरम उसके पास में आता है ये बोलने के लिए कि भाई जल्दी से उसका हॉर्स वापस कर दो, लेकिन ये तो ये बोलता है कि तुम प्रॉमिस करो जब तक मैं राइडिंग ना सीख लूँ तुम उस हॉर्स को वापस नहीं करोगे। मेरा कज़िन मुराद बोलता है, भाई तुम्हें तो राइडिंग सीखने में 1 ईयर लग जाएगा। तो वो बोलता है, मैं बोलता हूँ तो क्या हुआ, हम उस हॉर्स को 1 ईयर तक रखेंगे, मतलब 1 साल तक हम रखेंगे। अब मेरा जो कज़िन मुराद है वो अपने पाँव पे उछल पड़ता है, मतलब अचानक खड़ा हो जाता है और बोलता है, क्या मतलब तुम गैरोग्लैनियन फैमिली के एक मेंबर को स्टील करने के लिए इनवाइट करो, मतलब चोरी करने के लिए इनवाइट करो? नहीं नहीं नहीं, इस होस्ट को तो वापस अपने ट्रू ऑनर के पास जाना ही पड़ेगा। मैंने बोला, कब? वो बोला, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स में, मतलब 6 महीने से ज़्यादा हम इस होस्ट को अपने पास नहीं रख सकते। उसके बाद वो उस बर्ड को एयर में थ्रो कर देता है। वो जो बर्ड था रॉबिन, उसे वो हवा में फेंक देता है। बर्ड बहुत ज़्यादा ट्राई करता है फ्लाई करने की, उड़ने की ट्राई करता है और लगभग 2 बार तो ये नीचे गिर ही जाता है, लेकिन लास्ट में ये फ्लाई करके चला भी जाता है, एकदम सीधा और स्ट्रेट फ्लाई करके चला जाता है। अब हर मॉर्निंग एकदम अर्ली उठ के 2 वीक्स तक मेरे कज़िन मुराद और मैं, हम दोनों उस हौज को लेकर जाते थे, उस बाण से बाहर निकाल के लेकर जाते थे। उस अंगूर के बेल के सुनसान बाण से हम लोग बाहर निकाल के लेकर जाते थे, जहाँ पे हम लोग उसे छुपा कर रखते थे और फिर उस पर राइड करते थे। और हर मॉर्निंग ये जो घोड़ा था, जब भी मेरा टर्न आता था इस पर अकेले राइड करने का, तो ये हमेशा भाग के उन्हीं ग्रेप वाइन्स में चला जाता था, अंगूर की बेल के अंदर चला जाता था, छोटे छोटे ट्रीज के अंदर चला जाता था, मुझे पटक देता था और खुद भाग जाता था। फिर भी मैंने ये होप कर रखी थी, मैंने ये उम्मीद लगा रखी थी कि थोड़े समय में मुझे राइड करना तो आ ही जाएगा, बिल्कुल मेरे कज़िन मुराद की तरह। एक मॉर्निंग जब हम लोग फैजाविन के डेजर्टेड वाइन यार्ड में जा रहे थे, तो हमें सामने दिखाई देता है फार्मर जॉन बायरो, जो टाउन जा रहा था, अपने रास्ते पे जा रहा था। मेरा कज़िन मुराद बोलता है, अरे मुझे बात करने दो, मुझे फार्मर से बहुत अच्छे से बात करनी आती है, मुझे किसान लोगों से बहुत अच्छे से डील करना आता है। और कज़िन मुराद पहुंच गया जॉन बायरो के पास, बोलता है, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। मेरा कज़िन मुराद बोलता है उस फार्मर से। अब जो फार्मर होता है वो हमारे होस्ट को स्टडी करता है, ईगरली हमारे होस्ट को देखने लग जाता है और वो बोलता है, गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स के बेटो, गुड मॉर्निंग। और फिर वो बोलता है, आपके इस होस्ट का नाम क्या है? कज़िन मुराद बोलता है, इसका नाम माई हार्ट है। आर्मेनियन में बोलता है, इसका नाम माई हार्ट है। जॉन बायरो बोलता है, यार बहुत ही अच्छा नाम है और होस्ट भी तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि काफ़ी हफ्तों पहले मुझसे जो घोड़ा चुराया गया था ये बिल्कुल वही घोड़ा है। क्या एक बार मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? मुराद बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल। अब फार्मर क्या करता है, उस घोड़े के मुंह के अंदर देखने लग जाता है और बोलता है, एक एक दांत इसका सेम है, मतलब एक एक चीज़ इस घोड़े की बिल्कुल सेम है। और मैं कसम खा के ये बोल सकता हूँ कि ये घोड़ा बिल्कुल मेरा ही है। अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो मुझे तो ये लगता कि यार ये घोड़ा मेरा ही है, लेकिन तुम्हारी फैमिली का जो फेम है ऑनेस्टी के लिए, वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। यानी तुम्हारी फैमिली को ऑनेस्टी के लिए बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो हॉर्स है ये मेरे हॉर्स का ट्विन है, मेरे घोड़े का जुड़वा है। एक सस्पिशियन मैन ऑब्वियसली अपनी आंखों पे बिलीव करता, अपने दिल के बजाय। मतलब अगर कोई शकी इंसान होता तो वो तो अपनी आंखों पे विश्वास करता और बोलता कि भाई घोड़ा मेरा ही है, लेकिन मुझे अपने दिल पे विश्वास है, तुम चोरी कर ही नहीं सकते। खैर, गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, ये बोलकर जॉन बायरो वहाँ से चला जाता है और मेरा कज़िन मुराद उससे बोलता है, जॉन बायरो गुड डे। अब अगली सुबह जल्दी उठ के उस होस को हम जॉन बायरो के वाइनयार्ड में लेकर जाते हैं और उसे बाड़ में छोड़ देते हैं, बाड़ में छोड़ देते हैं। जो डॉग्स होते हैं वो हमारा पीछा तो करते हैं लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं निकालते। मैं फुसफुसाते हुए बोलता हूँ अपने कज़िन मुराद से, यार मुझे लगा कि ये जो डॉग्स हैं ये हमारे ऊपर बाग करेंगे, हमारे ऊपर भौंकेंगे। तो कज़िन बोलता है, हाँ बिल्कुल, अगर हमारी जगह और कोई होता तो उस पर ज़रूर भौंकते, लेकिन तुम्हें तो पता ही है, आई हैव ए वे विद डॉग्स, मतलब मुझे डॉग से भी बहुत अच्छे से डील करना आता है। मेरा कज़िन मुराद
उस घोंस के चारों तरफ अपनी आर्म्स डालता है, मतलब उसे गले लगाता है, उसकी नाक से अपनी खुद की नाक प्रेस करता है, उसे थपथपाता है और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से चले जाते हैं। उस आफ्टरनून जॉन बायरो आता है हमारे घर में अपनी सरी में, मतलब अपनी गाड़ी के अंदर, और उस घोड़े को भी दिखाता है जिसे चुरा लिया गया था और उसके बाद चोरी करने के बाद उसे रिटर्न भी कर दिया गया। फिर वो बोलता है कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं इसके बारे में। ये जो हॉर्स है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, अब इसका मिजाज भी काफ़ी अच्छा है, मतलब अब इसका दिमाग भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। मेरे अंकल खौसराव जो कि पार्लर में बैठे हुए थे वो इरिटेटेड हो जाते हैं और दोबारा चिल्लाते हैं, अरे चुप हो जाओ, अरे इंसान चुप हो जाओ, तुम्हारा घोड़ा वापस आ चुका है, पे नो अटेंशन टू इट, मतलब अब इस पे ध्यान मत दो। तो मतलब जो फार्मर होता है जॉन बायरो, ये बोलता है मेरा घोड़ा पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं ये ज़्यादा स्ट्रांग कैसे हुआ, क्योंकि इसे रोज़ाना वाइन यार्ड में छोड़ दिया जाता था, घोड़ा इधर उधर जाके जो मन में आता था वो खा लिया करता था। तो इसी के साथ हमारी यहाँ पे ये स्टोरी एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को स्टोरी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। अगर स्टोरी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी है तो इसी तरह की और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए IIT से ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।